नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे कुछ बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों को आपने देखा होगा कि उनके जो हाथों में और पैरों में उनको वाइब्रेशंस होते हैं, उनके कंपन होते हैं। वो किसी चीज़ को ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं, अगर वो पकड़ते हैं तो उनके हाथ हिलते हैं। इसके अलावा उनको बोलने में भी काफ़ी परेशानी होती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है। उनको चलने में दिक्कत आती है, उनके पैरों में हाथों में स्टिफनेस आ जाती है। इस तरह के अगर सिम्टम मिलते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ इसमें, अगर आपके जो बुजुर्ग है घर में या मिडिल एज पर्सन है, उनके हाथों में पैरों में अगर कंपन की प्रॉब्लम है, तो यह निश्चित तौर पर दोस्तों ये आपकी जो डिजीज़ है ये पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज़ क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, पार्किंसन जो डिजीज़ होती है यह एक लॉन्ग टर्म डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज़ जो होती है वह एक ब्रेन का यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है और यह जो होती है यह आपके जो मूवमेंट्स होते हैं उन मूवमेंट्स को ये प्रभावित करता है। यानी जो आपके मूवमेंट्स होते हैं, जो आपकी मसल्स और जो नर्व्स का एक जो कोऑर्डिनेशन होता है, उस कोऑर्डिनेशन को ये डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण जो आपके स्मूथ मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स सही से ढंग से नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, जो पार्किंसन डिजीज़ है यह क्यों होती है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका एक जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हमारे जो ब्रेन होता है। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सब्सटेंसिया नाइग्रा। इसका जो काम होता है वो होता है डोपामिन सिक्रिएट करना, और जो डोपामिन होता है वह आपके स्पेशली आपकी जो मोटर सिस्टम होता है, मोटर सिस्टम यानी आपके जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा जो आपकी नर्व्स और जो मसल्स होती है उसके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि आपकी बॉडी के स्मूथ मूवमेंट्स बने रहें, उनको लिए ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब आपकी बॉडी में जब ये जो सब्सटेंस या नाइग्रा जब प्रॉपरली काम नहीं करेगा और उसकी वजह से जब आपकी बॉडी में डोपामिन नहीं रिलीज होगा, जिसके कारण आपका जो मोटर सिस्टम होता है वह सबसे पहले इफेक्टेड होता है और जिसके कारण आपकी बॉडी के जो स्मूथ मूवमेंट्स होते हैं वह प्रभावित होते हैं और आपका जो दिनचर्या के जो काम होते हैं, डेली जो रूटीन के आपके काम होते हैं, उनको काम को करने में आपको बड़ी परेशानी आती है। आपकी जो, जैसा मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी में इस तरह से वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो पकड़ होती है पकड़ कमजोर हो जाती है और उसके साथ साथ आपके पैरों में स्टिफनेस आ जाएगी। आपको रात दिन के अपने काम करने में आपको बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और जो बड़ा कारण होता है जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है वो होता है आपकी ब्रेन के अंदर एक तरह का एक प्रोटीन होता है जिसके लेवी बॉडी कहते हैं। वह जो प्रोटीन होता है वह आपकी ब्रेन में जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको ये जो इस तरह की जो कंडीशन होती है, बॉडी में कंपन आना, बॉडी में इस तरह की ट्रेमर्स आना और उसके हाथों में जो कंपन होते हैं, वह जो डिजीज होती है वो डेवलप हो जाती है। उसके साथ साथ स्पेशली उन पेशेंट्स में उनकी मेमोरी जो होती है, मेमोरी में भी काफ़ी लॉस देखने को मिलता है। दोस्तों, यह भी एक इसका बहुत बड़ा एक कारण होता है जो कि पार्किंसन जैसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे अगर हम कारणों की बात करें तो इसके अंदर एक्सीडेंट या ट्रॉमा, अगर आपको कभी ब्रेन इंजरी हुई है और उसकी वजह से भी आपको ये जो डिजीज होती है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है, मेडिसिन के कारण भी ये जो डिजीज होती है वो उत्पन्न हो जाती है। इसमें एक और बड़ा कारण हो जाता है जो कि देखने को मिलता है वो होता है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। यानी अगर आपके परिवार में आपके माताजी हो, अगर पिताजी को इस तरह की डिजीज है, तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी ये डिजीज फ्यूचर में हो सकता है आपको परेशान करे। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यह डिजीज ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, यह तो हो गए इसके कुछ मुख्य कारण। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से साइन और सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिलेंगे जिसकी सहायता से आप पहचान सकेंगे कि कहीं आपको पार्किंसन डिजीज तो नहीं है। इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य सिम्टम होता है दोस्तों, जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, वो होता है कंपन। यानी आपके शरीर में या आपके घर में अगर पेशेंट है, कोई बुजुर्ग है, कोई मिडिल एज पर्सन है जिसके साथ में ऐसी घटना घटित हो रही है और उनके शरीर में उनको बहुत ज़्यादा कंपन हो रहे हैं, उनके वाइब्रेशंस होते हैं, तो यह सबसे पहला साइन होता है उनको पार्किंसन डिजीज तो के डेवलप होने का। यानी उनके जब वो चम्मच पकड़ेंगे या वो कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए अपने हाथ से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पेन पकड़ा है, तो उसकी वजह से उनके हाथों में बहुत ज़्यादा कंपन होगी। अगर चम्मच पकड़ा है तो वो चम्मच को मुंह तक ले जाने में उनको बड़ी परेशानी आएगी। हो सकता है उनका चम्मच जो है वो हाथ में से उनके हिले, वो चम्मच को अपने मुंह तक नहीं ले जा पाए। वो ग्लास पकड़ते हैं तो ग्लास को पकड़ते समय भी उनको काफ़ी हाथों में वाइब्रेशंस होंगे। इसके अलावा जब वो चलेंगे तो चलते समय उनके पैरों में स्टिफनेस आ जाती है। उनको ऐसा लगेगा, पैर उनके कुछ कदम तक चल के वो रुक जाते हैं, उनको पैर आगे बढ़ाने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। उनके जो कदम होंगे वो कदम धीरे धीरे यानी वो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। उनको बोलने में काफ़ी दिक्कत आएगी, उनकी जो आवाज़ होगी वो स्पष्ट आवाज़ नहीं होगी, आपको समझने में उसको परेशानी आती है। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनकी जो गर्दन होती है, गर्दन भी हिलती है, गर्दन में भी काफ़ी मूवमेंट्स आते हैं।
वो जब चलेंगे तो चलते समय उनको ऐसा लगेगा कि कहीं वो गिर नहीं जाए। उनके पैरों में जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल भी कई दफ़ा वैसे उनको पाएंगे कि वो कंट्रोल वो मिस कर रहे हैं, उनको बैलेंस में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि आपकी पार्किंसन डिजीज उसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों उनकी जो हैंड राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग काफ़ी हद तक वो खराब हो जाती है, उनको लिखने में उनको परेशानी होना शुरू हो जाती है। वो जो स्टेप रखेंगे, जैसे वो चलेंगे तब उनके छोटे छोटे से वो स्टेप चलेंगे, यानी वो जो कदम चल रहे थे पहले आराम से चल रहे थे, उनको चलने में दिक्कत होने की वजह से छोटे छोटे कदम रखते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ने लग जाती है, नहीं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उनको लगता है कि वो कहीं गिर जाएंगे। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि वो जब बैठे होते हैं तो बैठे बैठे उनको ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ लुढ़क रहे हैं। इस तरह के जो सिम्टम होते हैं, ऐसी तरह की जो तकलीफ होती है वो आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनके जो फेस पे जो मास्क लाइक एक्सप्रेशन हो जाते हैं, यानी उनके जो चेहरे पे किसी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं रहेंगे। इस तरह के जो सिम्टम होते हैं जो कि आपको पार्किंसन जैसी डिजीज होती है उसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जब स्थिति और ज़्यादा खराब होती है, उनको हो सकता है उनको निगलने में दिक्कत आना शुरू हो जाए, उनको चबाने में परेशानी हो और आगे जाकर हो सकता है वो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाए। उनकी जो अंगुलियों की पकड़ होती है वो पकड़ भी हो सकता है उनकी बिल्कुल कमजोर हो जाए, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को हाथों में पकड़ भी ना पाए। इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं दोस्तों जो कि आपकी पार्किंसन की अगर डिजीज़ है तो आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें ऐसे कौन से इन्वेस्टिगेशन है जो कि आप कराकर पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको पार्किंसन डिजीज तो नहीं है। इसके लिए दोस्तों मुख्यतः जो होता है वो आप MRI या CT स्कैन या कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो कि करवा कर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके पेशेंट को पार्किंसन जैसी डिजीज तो नहीं है। MRI और CT स्कैन के अलावा अगर आप फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और परिवार में आप पाते हैं कि इस तरह की डिजीज है तो उसके द्वारा भी आप पता लगा सकते हैं। आपको एक मोटी तौर पे आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये जो सिम्टम आ रहे हैं और क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री में तो हो सकता है ये डिजीज उनकी जो है वो पार्किंसन डिजीज हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों अगर पार्किंसन डिजीज है आपको या आपके परिवार में किसी को है तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा होम्योपैथी आप जरूर लें। होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप हो सकता है होम्योपैथी द्वारा आपकी जो पूरी डिजीज है, जो डिजीज को ही आप अपने जड़ से खत्म कर सकें और आपको जो पेशेंट्स को जो पार्किंसन जैसी डिजीज है उसके साथ में उनको जो उनकी लाइफ है उसको वो कंफर्टेबल बना सके काफ़ी हद तक। दोस्तों इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन है जो कि काम में ली जाती है वो है एग्रीकस। एग्रीकस 30 में अक्सर काम में ली जाती है और एग्रीकस 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। दोस्तों एग्रीकस इसकी एक मुख्य दवा होती है। एग्रीकस में जो देखने को मिलता है वो होता है उनकी बॉडी में ट्रेमर्स आएंगे, हाथों पैरों में कंपकपाहट होगी, उसके अलावा बॉडी में उनकी काफ़ी स्टिफनेस होती है। यह दोस्तों एग्रीकस जो है वो पार्किंसन की एक मैं कहूँगा एज स्पेसिफिक की तरह काम करती है। एग्रीकस के बाद में जो अगली दवा है वो है एम्ब्राग्रेशिया। एम्ब्राग्रेशिया 30। एम्ब्राग्रेशिया स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट जो है उनको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर दी जाती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एम्ब्राग्रेशिया 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। अगली जो दवा है दोस्तों वो होती है जेल्सिमियम 30। जेल्सिमियम 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जीभ पर दिन में 3 बार। इसके डोजेज जो होते हैं वो धीरे धीरे इसके बढ़ाए जाते हैं मंथ वाई वजह से। मान लीजिए 30 से शुरू किया तो आगे आपको 200 और 200 के बाद में आगे और जो पोटेंसी होती है वो इसमें काम में ली जाती है एज पर सिम्टम। अगली जो दवा है दोस्तों वो है मैकफॉस 1M। मैकफॉस 1M को 3 बूंद डाइट जीभ पर लेना होता है। यह भी आपको 7 दिन बाद वापस रिपीट करना होता है, यानी आपने अगर मान लीजिए संडे को लिया तो वापस नेक्स्ट संडे को आपको 3 बूंद जो होती है वो डायरेक्ट टंग पे लेनी होती है। अगली जो दवा है दोस्तों वो है स्ट्रामोनियम 30। स्ट्रामोनियम 30 वहाँ दी जाती है जहाँ पर बॉडी में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, तो वहाँ पर स्ट्रामोनियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। स्ट्रामोनियम 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। अगली जो दवा है दोस्तों जो कि नर्व के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है वो है कालीफॉस 6X। कालीफॉस 6X को लेने का तरीका होता है 4-4 गोलियां दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम, डायरेक्ट टंग पर। दोस्तों यह कुछ मुख्य मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि एज पर सिम्टम, एज पर इंडिकेशंस काम में ली जाती है। इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लें हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार ही लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।